In our last class, we had discussed about two important laws, that is law of dominance and law of segregation of gametes. Now, today we will discuss about another important law which is law of independent assortment. ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड जो रिजल्ट था उसका कंक्लूजन था, उसके बेसिस पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स दिया गया था। और ये जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट थे उसके बेसिस पर इसको दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए हम लोग को डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, फिर उसके टर्म्स को समझने के लिए हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग करेंगे और उसके रिजल्ट्स को इस लॉ से कंपेयर करेंगे कि जो रिजल्ट है उसको किस तरह से ये लॉ हमारा एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। When there are two pairs of contrasting characters, then the distribution of members of one character into the gametes is independent of the another characters। ब्रैकेट में हम लोग एक और चीज लिख देंगे, एज सीन इन दी गैमेट फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन। मीन्स जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में गैमेट्स फॉर्मेशन को देखेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम लोग दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के समय एक कैरेक्टर्स के जीन्स का गैमेट्स में जाना दूसरे कैरेक्टर्स के जीन्स पर डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गैमेट्स के, उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि F1 जनरेशन में जितने गैमेट्स बने उतने ही या उसी टाइप के गैमेट्स आपको F2 जनरेशन में भी मिलेंगे। वहाँ पर इंडिपेंडेंटली कोई भी जीन किसी दूसरे जीन के साथ मिल करके गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब एक कैरेक्टर का जीन का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे कैरेक्टर के जीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ कंबाइन करके गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब तक हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझेंगे तब तक ये लॉ बहुत अच्छे से हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। नाउ डायहाइब्रिड क्रॉस, अब इसको हम लोग सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स वेयर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट ए टाइम। यानी इसमें दो कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर के दो फॉर्म होंगे, एक डोमिनेंट फॉर्म और दूसरा रिसेसिव फॉर्म। तो यहाँ पर दो ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट किया जाता है जिसके कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हो, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ईच कैरेक्टर हैज टू अल्टरनेटिव ट्रेड्स, यानी दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए जाएंगे, दोनों के दो अल्टरनेटिव ट्रेड्स होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक कैरेक्टर सपोज कर लेता हूं सीड शेप, और दूसरा कैरेक्टर सपोज कर लेता हूं सीड कलर, ठीक है। तो सीड शेप के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट फॉर्म होता है इसका राउंड और रिसेसिव फॉर्म है रिंकल्ड, ठीक है। और सीड कलर में भी दो अल्टरनेटिव ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा कलर येलो जो कि डोमिनेंट ट्रेट है, और दूसरा हो जाएगा ग्रीन जो कि रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब हम जानते हैं कि जो डोमिनेंट एलिल होता है, डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलिल, उसको हम लोग अपर केस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी का जो लोअर केस ले लेंगे तो वो रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके एलिल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही येलो के लिए कैपिटल वाई अपर केस अल्फ़ाबेट, और इसी का लोअर केस ले लीजिएगा तो ये रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्मॉल या लोअर केस वाई, ठीक है। अब हम लोग पेरेंट्स ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो प्योर फॉर्म हो, यानी होमोजाइगस हो, यानी उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके दोनों जीन सेम होने चाहिए, ठीक है ना। और आपको कितने कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, दो कैरेक्टर। तो चलिए डायरेक्टली मैं सेलेक्ट करता हूं पेरेंट्स, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस किया जा रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर टोटल कितने जीन्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 जीन्स इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि एक कैरेक्टर को दो जीन्स रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो, ठीक है ना। ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स दिखाया जाता है, पहली बात। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर सेलेक्ट किए गए, 2। तो दो कैरेक्टर हैं तो इंडिविजुअल में हमको कितने जीन्स दिखाने होंगे, 2 × 2 यानी 4 जीन्स। इसीलिए यहाँ पर आपको 4 जीन्स इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, पहली बात, ठीक है। और कितने कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो कैपिटल आर है ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैपिटल वाई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीड शेप एंड सीड कलर, दो कैरेक्टर दोनों में आपको दिख रहे हैं। इसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में है और इसमें दोनों कैरेक्टर रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। और ये दोनों इंडिविजुअल होमोजाइगस या प्योर हैं। प्योर कहने का मतलब जिसमें दोनों एलिल सेम हो, है ना। ये शुरू में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस को प्योर फॉर्म कहते हैं और हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। तो पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को लिखना हो जीनोटाइप तो हम लिख सकते हैं प्योर राउंड प्योर येलो, और इसको क्या लिखेंगे, प्योर रिंकल्ड प्योर ग्रीन, ठीक है। दोनों कैरेक्टर को अलग अलग बताना होगा कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है, क्योंकि ये पेरेंट जनरेशन में हम लोग होमोजाइगस इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए दोनों कैरेक्टर्स के होमोजाइगस फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। अब ये डोमिनेंट है, इसमें दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहे हैं, इसमें दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल होमोजाइगस है। अब यहाँ गैमेट्स इसके देखें तो देखिए गैमेट्स हम लोग बनाते हैं, इसमें आपको गैमेट कैसे बनाना है देखिए ध्यान से समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसमें टोटल कितने जीन्स दिख रहे हैं, 4 जीन्स,
तो गैमेट्स में कितने दिखाई देंगे? 2 जीन्स इन गैमेट्स। गैमेट्स में कितने जीन्स दिखाई देंगे? 2, क्योंकि हैप्लॉइड सेट होता है। इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड होते हैं, जबकि गैमेट्स जब बनेगा तो उसका हाफ सेट होगा यानी हैप्लॉइड होगा। यानी यहाँ 4 जीन्स दिखाई दे रहे हैं तो गैमेट्स में सिर्फ 2 दिखाई देंगे, पहली बात। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक है सीड शेप है और दूसरा सीड कलर है। तो ये दोनों कैरेक्टर के एक एक जीन आपके गैमेट में दिखाई देंगे, एक इस कैरेक्टर के शेप का और दूसरा कलर का। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका ये कैपिटल आर है, इसका इसके साथ एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर कैपिटल वाई। फिर इसका इसके साथ देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसी तरह से इस वाले दूसरे आर का इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस आर का इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब आप देखिए चारों जो गैमेट आप दिख रहा है यहाँ पर, ये सभी में 2 जीन्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी हैप्लॉइड हो गया, पहली बात। दूसरी बात, दोनों जीन्स देखिए 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रिप्रेजेंट कर रहा है सीड शेप को, जैसे यहाँ राउंड दिख रहा है, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है सीड कलर को। तो ये ध्यान रहे कि अब कोई कहे कि आर आर गैमेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस केस में अगर ये हमारा इंडिविजुअल है तो ये गैमेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि दो जीन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बोथ कैरेक्टर्स दिखने चाहिए उसमें। तो इसमें केवल सीड का शेप दिख रहा है, कलर के लिए कोई जीन्स है ही नहीं, तो ये गैमेट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस इंडिविजुअल के लिए ये गैमेट नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई कहे कैपिटल वाई एक गैमेट है, तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जीन केवल एक ही कैरेक्टर के हैं, सीड कलर है। ठीक है ना, ये ध्यान देना होगा आपको कि गैमेट्स में जीन्स हाफ हो जाएंगे, साथ ही साथ कैरेक्टर्स जितने थे इंडिविजुअल में उतने ही कैरेक्टर्स यहाँ भी दिखाई देंगे। जीन्स भले आधा हो जाए लेकिन कैरेक्टर आपका उतना ही होगा, 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जीन्स थे, यहाँ पर 2 जीन्स हैं, सभी गैमेट्स में 2 जीन्स दिखाए गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 2 कैरेक्टर था, एक सीड शेप है और दूसरा सीड कलर है। ठीक है, सीड शेप में आपको देखिए कैपिटल आर या स्मॉल आर मिलेगा, सीड कलर में क्या मिलेगा, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई। यानी एक आपका आर होना चाहिए और एक आपका वाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आर हो जाए या दोनों वाई हो जाए। ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग गैमेट्स इसका बनाते हैं। ये गैमेट्स हो गए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और इसमें उसी तरह गैमेट देखिए हो जाएगा 4 गैमेट्स। कौन कौन हो जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, वही बनेगा सब में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनमें से जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा, मान लीजिए इसका कॉम्बिनेशन हो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, किसी का भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो यही मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब अलग अलग भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये सब एक ही मिल रहा है तो एक ही मैंने दिखा दिया। ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम लोग को हर जगह फिनोटाइप जीनोटाइप लिखते चलना चाहिए। ये फिनोटाइप इसका लिखेंगे हम लोग, या फिर मैं कहूँ पहले इसको मैं F1 जनरेशन लिख दे रहा हूँ। F1 हो गया, ये पेरेंट जनरेशन था, ये F1 जनरेशन हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इसका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, देखिए आपको देखना है कि जो जीन्स हैं वो कैसे हैं। तो पहले आप देखिए कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर देखिए सीड शेप। सीड शेप में 2 जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये कैसा है, डोमिनेंट है, और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, यानी ये सीड कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि एक जो जीन है वो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो जब ऐसा होता है तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि डिफिनीशन ही है, डोमिनेंट एलिल्स आर दोज एलिल्स विच कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इवन व्हेन सिंगल कॉपी ऑफ दैट जीन इज प्रेजेंट। मतलब 2 जीन होता है इंडिविजुअल में किसी भी कैरेक्टर का, तो अगर एक जीन भी उसमें से डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हमको फिजिकली दिखाई देगा। ठीक है,
अब वैसे ही यहाँ पर देखिए ये आपको येलो दिख रहा है और ये ग्रीन, येलो का जीन है और ग्रीन का जीन है, तो ये भी हेटेरोजाइगस केस में है। वाई आपका डोमिनेंट हो गया और स्मॉल वाई या लोअर केस वाई को हम लोग कहेंगे रिसेसिव। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, येलो, यानी फिनोटाइप हो गया राउंड येलो, ठीक है। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप में जो फिनोटाइप है वही लिखा जाता है, लेकिन बस आपको ये बताना होता है कि वो प्योर फॉर्म है कि हाइब्रिड फॉर्म में। तो आप देखिए ये दोनों जीन्स अलग अलग हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, ये भी डोमिनेंट रिसेसिव, यानी ये हेटेरोजाइगस राउंड है और हेटेरोजाइगस येलो है, या फिर आप कह सकते हैं हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो। तो मैं हाइब्रिड लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, ठीक है। यहाँ कोई रेशियो हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे होंगे, ठीक है ना, इसीलिए कोई रेशियो बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप होगा वो राउंड येलो होगा, और वही राउंड येलो यहाँ भी लिखा गया, लेकिन इसके आगे हाइब्रिड लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली जब हम लोग देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसके कैरेक्टर में जो राउंड दिख रहा है उसमें 2 जीन्स हैं, लेकिन दोनों जीन्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसीलिए ये हाइब्रिड हो गया। वैसे ही सीड शेप के लिए एक डोमिनेंट जीन दिख रहा है येलो और एक रिसेसिव दिख रहा है ग्रीन का जीन, यानी है तो ये येलो लेकिन हाइब्रिड है, ठीक है। ओके, अब हम लोग F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करते हैं और F2 जनरेशन में गैमेट्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये भी वैसे ही हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके गैमेट्स को देखें। अब वही चीज़ ध्यान देखना है आपको, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होगी। जैसे यहाँ आप देख रहे थे कि सारे गैमेट्स एक जैसे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन के गैमेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला आपका गैमेट हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों कैरेक्टर के जीन होने चाहिए। तो देखिए सीड शेप के लिए कैपिटल आर है, सीड कलर के लिए कैपिटल वाई है, उसी तरह फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब आप ले लीजिए स्मॉल आर को, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो न्यू कॉम्बिनेशन आपको मिला गैमेट्स का। ऐसा नहीं है कि जो F1 जनरेशन बनने से पहले पेरेंट्स के जो गैमेट्स थे वही गैमेट यहाँ पर केवल देखिए एक ही तो दिख रहा है वो, बाकी ये सब क्या हैं, नए गैमेट्स बने हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर्स ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ वन कैरेक्टर into the gamete is independent of the another character. Distribution of members of one character into the gamete is independent of the another character. एक कैरेक्टर का जो जीन है वो गैमेट फॉर्मेशन के समय दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसको किसके साथ मिल करके गैमेट बनाना है। वो इंडिपेंडेंटली जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके साथ मिल करके गैमेट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो गैमेट्स आपको दिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, वैसे इसके हो जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये आप मेल सपोज कर लीजिए, ये आपका फीमेल, वैसे ही ऊपर जो था ये भी मेल हो जाएगा और ये फीमेल, ठीक है ना। अब ये आपके जो हैं गैमेट्स हो गए और इनके फ्यूजन से F2 जनरेशन बनेगा, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो बात थी यहीं पर क्लियर हो जाती है कि गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन से पहले यानी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो गैमेट्स जो बनते हैं वो गैमेट्स आपको नए गैमेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ मिल करके एक गैमेट बनाया था, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिलकर के गैमेट बना रहा था। तो ये गैमेट आपको देख रहे हैं कि ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन ये जो दो नए सेट मिल रहे हैं इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ दो कैरेक्टर सपोज किए गए हैं, तो एक कैरेक्टर के जीन का दूसरे कैरेक्टर के जीन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
किस समय? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यानी एक कैरेक्टर का जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन पर बिना डिपेंड हुए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मिल करके गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब ये गैमेट से इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर बोर्ड है। ठीक है, जब हम लोग को बहुत सारे गैमेट्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग पुनेट स्क्वायर बोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, इधर मेल गैमेट और इधर फीमेल गैमेट को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ तो सेम ही है हमारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी वही हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये हो गया हमारा गैमेट्स। ठीक है, अब गैमेट के फ्यूजन से इंडिविजुअल्स का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसके साथ फ्यूज हुआ, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जितने भी पॉसिबल फ्यूजन होंगे उनको हम लोग इस स्क्वायर बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें स्मॉल वाई है इसीलिए यहाँ पर स्मॉल वाई आ गया। यहाँ क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ कि जो सीड शेप है उसके दोनों जीन्स को पहले लिख देते हैं, सीड कलर के दोनों जीन्स को बाद में लिख रहे हैं। इसमें देखिए क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये देखिए क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ हियर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। नाउ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए गैमेट्स के जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारे जो दिखाए गए हैं यहाँ पर ये क्या है? जाइगोट है। ठीक है, अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है इनके फिनोटाइप को और फिर जीनोटाइप को। तो चलिए फिनोटाइप पहले लिख देते हैं। यहाँ पर फिनोटाइप क्या होंगे, तो यहाँ अलग अलग आपको दिख रहा है ना, तो फिजिकली कितने फॉर्म्स होंगे ये चेक करना है। एक आपको चेक करना है राउंड येलो कितने होंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप फिनोटाइप लिखते हैं तो प्योर या हाइब्रिड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकली जो दिखाई देगा उसी को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन जब जीनोटाइप लिखना होता है तो प्योर या हाइब्रिड जैसे वर्ड हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन लिखा राउंड येलो, दूसरा लिख देते हैं राउंड ग्रीन, तीसरा हो जाएगा रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारे 4 फिनोटाइप हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? मैंने अभी कहा कि 2 कैरेक्टर लिए हैं और दोनों के 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर और 2 फॉर्म हैं, तो सीड शेप में राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। तो मैंने 2 बार राउंड लिया, 2 बार रिंकल्ड। और सीड कलर में या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, तो 2 बार येलो लिया है, 2 बार ग्रीन लिया है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे इंडिविजुअल्स को काउंट करेंगे इसमें जो कि इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। तो देखिए राउंड क्या है? डोमिनेंट है, ये मैं क्लियर कर दूं। राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। वैसे ही येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। तो अगर आप डोमिनेंट फॉर्म को देख रहे हैं तो उसका एक जीन भी दिखाई देगा तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ये शुरू से मैं कह रहा हूँ कि डोमिनेंट का अगर एक एलील भी प्रेजेंट है तो वो फिजिकली दिखाई देगा, यानी वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन रिसेसिव तभी शो कर सकता है अपने आप को जब दोनों ही एलील्स क्या हो? रिसेसिव हो। जैसे ये लिखा है स्मॉल आर, तो दोनों ही रिसेसिव फॉर्म है, तो इसका मतलब ये रिंकल्ड होगा।
लेकिन अगर हम बात करें ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो इसका जो सीड का शेप होगा वो राउंड होगा क्योंकि वो डोमिनेंट फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा फिजिकली। ठीक है, तो फिजिकली कौन सा कैरेक्टर हमको दिखाई देगा ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल के जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसमें दोनों एलील्स डोमिनेंट है तब डोमिनेंट दिखाई देगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट दिखाई देगा, और अगर दोनों रिसेसिव है तभी जाकर के रिसेसिव हमको दिखाई देगा। इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर फिजिकली बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं। पहले हम लोग काउंट करेंगे राउंड येलो, यानी कम से कम एक ठो कैपिटल आर दिखना चाहिए और कम से कम एक ठो कैपिटल वाई दिखना चाहिए। राउंड येलो का मतलब हो गया कि कम से कम एक जीन उस जाइगोट में कैपिटल आर होना चाहिए और एक जीन कम से कम कैपिटल वाई होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन इसमें खोजेंगे जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर दिखाई दे और एक कैपिटल वाई दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये इस कैटेगरी में आएगा, एक आर भी मिल गया एक वाई भी मिल गया, ये भी आएगा उस कैटेगरी में, ये भी आएगा। कम से कम एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई आपको देखना है, ये भी आएगा, ये भी, ये नहीं आएगा क्योंकि देखिए कैपिटल आर तो है लेकिन वाई जो है दोनों ही स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, इसीलिए ये नहीं आएगा। ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल आर भी मिल गया एक कैपिटल वाई भी मिल गया। ठीक है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो है ही नहीं इसमें, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, कम से कम एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए तभी वो कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस होगा। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर है एक कैपिटल वाई है, यानी राउंड येलो फिनोटाइप वाले कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, सिंपल सा हमने यहाँ पर पता कर लिया। अब राउंड ग्रीन, तो राउंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कम से कम एक तो कैपिटल आर होना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव कैरेक्टर तभी दिखाई देता है जबकि दोनों जीन्स क्या हो, रिसेसिव हो, यानी नेसेसरी कंडीशन हो गया कि दोनों वाई क्या होने चाहिए, स्मॉल वाई होना चाहिए। दोनों ही वाई आपके स्मॉल वाई होंगे तभी आपको ग्रीन दिखाई देगा। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स आपको खोजना है जिसमें कम से कम एक ठो कैपिटल आर हो और दोनों वाई क्या हो, स्मॉल हो। तो चलिए ऐसे इंडिविजुअल्स हम लोग खोज लेते हैं। तो देखिए कम से कम एक कैपिटल आर और दोनों वाई क्या होने चाहिए, स्मॉल, तो दोनों वाई स्मॉल हो गया और एक ठो कैपिटल आर, ये हो गया एक, ये भी हो जाएगा क्योंकि देखिए दोनों वाई स्मॉल हो गया, एक ठो कैपिटल आर भी मिल गया आपको। ये नहीं होगा क्योंकि देखिए वाई कैपिटल है दोनों, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक वाई कैपिटल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ठो आर आपको कैपिटल मिल गया और दोनों वाई क्या मिल गए, स्मॉल। कितने हो गए 1 2 3, यही 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब आपको रिंकल्ड येलो चाहिए, तो रिंकल्ड एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये तभी एक्सप्रेस होगा जबकि दोनों ही जीन्स क्या हों, रिसेसिव हो, यानी दोनों आर क्या होने चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए और कैपिटल वाई होना चाहिए। कम से कम एक कैपिटल वाई होना चाहिए और दोनों आर क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, रिंकल्ड एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जबकि उसके दोनों एरियल्स क्या हों, रिसेसिव हों, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट आ जाएगा तब तो डोमिनेंट दिखाई देने लगेगा, वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। तो रिंकल्ड दिखाई दे रहा है मतलब दोनों ही आर क्या होने चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए, और येलो दिखाई दे रहा है मतलब कम से कम कलर के लिए एक जीन डोमिनेंट होना चाहिए यानी कैपिटल वाई होना चाहिए। तो चलिए देखा जाए ऐसे कैरेक्टर्स, तो ये वाला हो जाएगा, देखिए दोनों स्मॉल आर हो गए और एक कैपिटल वाई था, यहाँ तो दोनों है कैपिटल वाई दिखाई देगा। ये भी हो जाएगा, दोनों आर स्मॉल हो गए और ये भी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, दोनों आर स्मॉल होने चाहिए और वाई जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो, तो येलो तभी दिखाई देगा जब कम से कम एक डोमिनेंट जीन होना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल वाई होना चाहिए। तो ये 3 हो गए 1 2 3। और लास्ट आपका है रिंकल्ड ग्रीन, दोनों ही रिसेसिव है, तो रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर होना चाहिए, ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए। तो ये एक ही है आपका, देखिए ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन क्या हो गया आपका,
9:3:3:1। ठीक है, देखिए डिफरेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो था वो क्या था, 3:1 था। आपको याद होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो था F2 जनरेशन का वो क्या था, 3:1 था। और जीनोटाइप रेशियो क्या था, ये फिनोटाइप हो गया, और जीनोटाइप रेशियो क्या था वहाँ पर, 1:2:1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:3:1। ये भी याद रखना चाहिए कि 9 किस इंडिविजुअल का है, राउंड येलो का, यानी दोनों डोमिनेंट होंगे तो 9 हो जाएगा। फिर राउंड ग्रीन मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, 3 हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी देखिए रिंकल्ड येलो, फिर ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट, यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो उस केस में आपको 3 मिलेगा, और दोनों ही रिसेसिव होंगे तो 1 मिलेगा। पूछ लिया जाता है कि इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ फिनोटाइप इज 9:3:3:1। 9 द रेशियो 9 बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो 9 किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, दोनों डोमिनेंट। अब जैसे यहाँ मैंने सीड शेप और सीड कलर लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा कैरेक्टर ले ले, इसलिए आपको याद रखना है क्या कि 9 किसके लिए है, डोमिनेंट, यानी दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म होगा तो 9 होगा उसका रेशियो। 3 किसके लिए है, डोमिनेंट और रिसेसिव, वैसे ही फिर अगला 3 किसके लिए है, रिसेसिव और डोमिनेंट, और 1 किसके लिए है, रिसेसिव। जैसे यहाँ मैंने बताया ना आपको कि सीड के शेप के लिए 2 कैरेक्टर होते हैं, 2 ट्रेट्स होते हैं, राउंड और रिंकल्ड। तो राउंड डोमिनेंट हो गया, रिंकल्ड आपका रिसेसिव हो गया। और सीड के कलर के लिए येलो और ग्रीन 2 ट्रेट्स हुए, तो येलो आपका डोमिनेंट हो गया और ग्रीन क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो अगर फिनोटाइप में दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है तो उसका रेशियो होगा 9। एक डोमिनेंट दिख रहा है एक रिसेसिव दिख रहा है तो 3 होगा, या हम कहें एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट तो भी 3 होगा, लेकिन दोनों रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहे हैं तो उसका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए आपको इस तरह से याद रखना चाहिए कि डोमिनेंट 9 होगा, डोमिनेंट रिसेसिव 3, रिसेसिव डोमिनेंट 3 और रिसेसिव 1। कि कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसका, यानी पहला कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा भी डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है राउंड शेप में डोमिनेंट है और येलो कलर का डोमिनेंट फॉर्म है, तो दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म दिखाई दे रहे हैं तो इसका रेशियो 9 है। और राउंड ये शेप के केस में डोमिनेंट हो गया और कलर के केस में क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है तो इसका रेशियो 3 होगा। वैसे ही यहाँ पर रिंकल्ड रिसेसिव फॉर्म है और ये येलो डोमिनेंट है तो रिसेसिव और डोमिनेंट क्या हो गया, 3 हो जाएगा। और यहाँ दोनों ही रिसेसिव है, रिंकल्ड ग्रीन, इसीलिए रेशियो होगा 1। तो कोई और भी कैरेक्टर दिया जाएगा आपको तो आप आसानी से बता देंगे कि दोनों डोमिनेंट फॉर्म अगर दिख रहे हैं तो 9 है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो तो 3 हो जाएगा और दोनों ही रिसेसिव हो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ आ गया है कि जीनोटाइप क्या है यहाँ का, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हम लोग लिखते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए किसी का भी, जैसे इसका डोमिनेंट लिखना है, इसका जीनोटाइप आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्योर राउंड प्योर येलो। इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, क्योंकि RR कैपिटल Y स्मॉल y है तो ये पहला वाला कैरेक्टर तो प्योर फॉर्म में है, दूसरा वाला कैरेक्टर क्या है, हाइब्रिड फॉर्म में है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए कैपिटल R स्मॉल r, तो इसको लिखेंगे हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको दे दिया जैसे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो इसका अगर जीनोटाइप लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ दोनों ही कैरेक्टर के एलिल्स दोनों ही एलिल्स जो है वो सेम है तो ये क्या हो गया, प्योर हो गया। और फिनोटाइप इसका क्या है आपका, रिंकल्ड है तो प्योर रिंकल्ड आप लिख देंगे। और कलर में देखिए ये क्या है, दोनों एलिल्स डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड। और दिखेगा कैसा ये, येलो, तो हाइब्रिड येलो। तो इसलिए सबका अलग अलग जीनोटाइप होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रहे। तो टोटल आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 रेशियो याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1, जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:3:1 और जीनोटाइप क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस और उस पर बेस्ड जो हमारे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हमने जान लिया। ठीक है, सिंपल सी बात यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कि जब हम लोग 2 कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर करते हैं तो एक कैरेक्टर के जीन का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे कैरेक्टर के जीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी गैमेट के बनते समय जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे जीन के वो सारे बन सकते हैं
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही बनेगा। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको आगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को समझने में भी यूज किया गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ भी लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।